नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं दोस्तों ईसीएस बाउंस केस सेक्शन 25 के बारे में दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, क्या आपने किसी बैंक या फिर एनबीएफसी से आपने लोन लिया है दोस्तों? हो सकता है वो आपका लोन पर्सनल लोन हो या फिर कोई आपका सिक्योर लोन हो दोस्तों, या फिर आपने किसी बैंक या फिर एनबीएफसी से आपने क्रेडिट कार्ड्स लिए हैं दोस्तों। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस बिल का पेमेंट करने के लिए, इस लोन की ईएमआई का पेमेंट करने के लिए दोस्तों आपने आपके बैंक को ईसीएस मैंडेट का जो सिस्टम होता है उसके लिए आपने अप्रूवल दिया है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ईसीएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस दोस्तों, जो कि एक टेक्निक, एक मेथड होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फंड, दैट मींस कि फंड को ट्रांसफर करने का इलेक्ट्रॉनिक का एक माध्यम होता है दोस्तों। इसमें होता क्या है, जो भी आपकी ईएमआई बनाई गई होती है बैंक या फिर एनबीएफसी के द्वारा, उस ईएमआई की जो अमाउंट होती है वो आपके बैंक अकाउंट से एक फिक्स्ड डेट को ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट या फिर कट जाती है दोस्तों, राइट। तो ये ईसीएस एक ऑटो डेबिट, एक मैंडेट सिस्टम है, एक मेथड है इलेक्ट्रॉनिक फंड को ट्रांसफर करने का दोस्तों। इसमें होता क्या है, जब आप कोई भी लोन लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लिया, सपोज आपने लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर आपने फ्रिज, टीवी या फिर आपने किसी भी प्रकार का कोई भी लोन लिया है, तो होता क्या है, मोस्टली जो बैंक या फिर एनबीएफसी होती है वो क्या करती है, लोन की ईएमआई को लेने के लिए वो मोस्टली ईसीएस मेथड को एक्सेप्ट करती है, ईसीएस मेथड को वो फॉलो करती है दोस्तों। अब पहले के जमाने में जो अपना ओल्ड सिस्टम था, ट्रेडिशनल मेथड, पहले के जमाने में क्या होता था कि भाई पेमेंट लेने के लिए जो बैंक और एनबीएफसी होती थी वो कस्टमर या फिर ग्राहक या फिर क्लाइंट से चेक लेती थी दोस्तों, उनसे चेक लेती थी, फिर उस चेक को लेके जाकर वो अपने बैंक में हर महीने उसको डिपॉजिट करती थी। उसके बाद होता क्या था, कस्टमर ग्राहक के बैंक अकाउंट से पैसे कटकर बैंक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते थे दोस्तों, ठीक है। तो अब मॉडर्न जमाना चल रहा है, सिस्टम नया आ चुका है दोस्तों, ठीक है। अब डिजिटल का जमाना आ चुका है, तो कहीं ना कहीं जो चेक का जो सिस्टम था वो अब ओल्ड और ट्रेडिशनल हो गया, पुराना मेथड हो गया है। तो आजकल आप कोई भी जब बैंक से लोन लेते हैं, किसी प्रकार कोई भी लोन लेते हैं, तो उस ईएमआई को लेने के लिए बैंक क्या करती है, ईसीएस मेथड को, ईसीएस मैंडेट को फॉलो करती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपका अप्रूवल लिया जाता है, आपको आपके मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी आती है, ओटीपी को आप शेयर करते हो, तो वहां पे आप अप्रूवल देते हो कि भाई जो ईएमआई जो कटेगी वो क्या होगी, ईसीएस के थ्रू कटेगी, दैट मींस कि ऑटो डेबिट मैंडेट सिस्टम को आपने क्या कर दिया, आपने अप्रूव्ड कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो हर महीने जो भी ईएमआई बनती रहेगी वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कटती जाएगी दोस्तों। अब डियर फ्रेंड्स, होता क्या है कि आपने, चलो ठीक है, आपने बैंक से आपने लोन ले लिया, आपकी कुछ पैसे की नीड्स थी, आपकी कुछ फाइनेंशियल आपकी नीड्स थी दोस्तों, ठीक है। आपने किया क्या, आपने आगे चलकर आपने बैंक की जो भी ईएमआईज थी उसको आपने रेगुलर मैनर में भरा, लेकिन अचानक बीच में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ दिक्कत या फिर कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर मेडिकल इश्यूज या फिर जॉब लॉस या फिर व्यापार काम धंधे में कुछ नुकसान होने लग गया दोस्तों आपको, और आपके पास पैसे का जो सोर्स था, जो इनकम का जो जरिया था, वो पूरी तरीके से बंद हो गया दोस्तों, कहीं से भी कोई भी पैसे आपको नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में वो जो आपने लोन लिया था बैंक या फिर एनबीएफसी से, जो कि ईसीएस के थ्रू मैंडेट थी, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो आपके बैंक अकाउंट से वो पैसे कटने थे, लेकिन आपको कहीं से भी आपको पैसे नहीं आ रहे हैं, आपके सेविंग अकाउंट्स में पैसे बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो ऐसे में होगा क्या, ऐसे में आपकी जो ईसीएस लगी है महीने महीने की, मंथली बेसिस पे जो भी डेट रहेगी, उस डेट को होगा कि आपका जो ईसीएस है वो बाउंस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपका जो ईसीएस है वो फेल हो जाएगा, दैट मींस कि डिसऑनर्ड हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं होगा क्या, चलो एक ईएमआई बाउंस हो गई, ठीक है, चलो 2 ईएमआई बाउंस हो गई, फिर भी ठीक है, लेकिन हुआ क्या, आगे चल के कंटिन्यूअसली 1 2 3 ईएमआई बाउंस हो गई। तो ऐसे में होगा क्या, आपका भी नुकसान होगा, और कहीं ना कहीं जो बैंक है, जो एनबीएफसी है, वो भी क्या करेगी, आपके ऊपर चार्ज और पेनल्टी आपके ऊपर इंपोज करेगी। सी, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जिस बैंक अकाउंट के थ्रू आपका ईसीएस कटने वाला था, वो बैंक भी आपके ऊपर पेनल्टी चार्जेस लगाएगी आपको बाउंस का, जैसे फॉर एग्जांपल 300, 200, 500 या फिर मैक्स टू मैक्स 700, वो डिपेंड करता है बैंक के ऊपर कि भाई कौन सी बैंक कितना ईसीएस का वो जो पेनल्टी है वो चार्ज करती है। तो आपकी बैंक भी आपके ऊपर चार्ज करेगी, और साथ ही साथ जो बैंक और एनबीएफसी जिससे आपने लोन लिया है वो भी क्या करेगी, आपके लोन अकाउंट के अंदर पेनल्टी, इंटरेस्ट, बाउंस का जो भी चार्जेस है वो ऐड कर दी जाएगी। तो आपको दोनों तरफ से नुकसान होगा दोस्तों। अब होता क्या है, अब आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम, कोई जेन्युइन रीजन थी, उस रीजन की वजह से आपने क्या किया, आपने जो भी ईसीएस लगी थी उसको आपने क्या किया, बाउंस करवा दिया दोस्तों, ठीक है, ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ फंड। आपके बैंक अकाउंट में उतने पैसे नहीं थे जितने कि आपकी ईसीएस लगी थी, इस रीजन की वजह से क्या हुआ, ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड आपका ईसीएस क्या हो गया, बोलो फेल्ड हो गया, आपका ईसीएस क्या हो गया दोस्तों, बाउंस हो गया। अब हुआ क्या, आगे चलकर दोस्तों हुआ क्या, अब जो भी आपकी ईएमआई लगी थी या फिर जो भी आपका टोटल, आपका जो भी आउटस्टैंडिंग, जो भी जितनी भी ईएमआई आपकी टोटल बाकी थी, अब उतने अमाउंट रिकवर करने के लिए अब बैंक और एनबीएफसी क्या करेगी दोस्तों, बैंक और एनबीएफसी आपको आगे चलकर, ठीक है,
चलो एक दो ईएमआई बाउंस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, वो क्या करते हैं बैंक वाले, वो दोबारा वापस से रीट्राई करवाते हैं, ठीक है, वो बीच बीच में रीट्राई करवाते हैं, जो भी डेट होती है उस डेट के 2-4 दिन के बाद वापस से वो रीट्राई करवाते हैं। तो अगर कभी आपने पैसे डाल दिए बैंक अकाउंट में तो वो कट जाएंगे, ठीक है, बट नहीं डाले तो वो क्या होगा, वो रीट्राई करते हैं तो फिर वो बाउंस होता है। तो एक बार, दो बार, तीन बार तो वो कुछ नहीं करते, ठीक है। एक दो ईएमआई बाउंस हुई तो क्या करेंगे, आपको रिमाइंड नोटिस भेजेंगे, आपको कॉल्स करेंगे, उनके जो भी थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स उनके थ्रू आपको कॉल आएगा, फिर बैंक और एनबीएफसी के जो भी स्टाफ और जो एडमिन होंगे वो आपको कॉल करेंगे, और हो सकता है आपको वो रिकॉल नोटिस या फिर डिमांड नोटिस जो भी है, आपका जितना ईएमआई है उसकी वो डिमांड के लिए क्या करेंगे, आपको नोटिस आपको सर्व करना चालू कर देंगे दोस्तों। अब होता क्या है, अचानक आगे चल के कुछ समय के बाद जब आप पैसे नहीं देते हैं, ठीक है, तो बैंक को ऐसा लगता है कि अब पैसे लगता है रिकवर नहीं होंगे, तो फिर बैंक क्या करती है, आपके खिलाफ में लीगल एक्शन लेना स्टार्ट कर देती है दोस्तों। तो आगे चल के होता क्या है, 3 या 4 महीने के बाद आपको बैंक और एनबीएफसी के जो भी लॉयर्स, जो भी एडवोकेट्स या फिर जो भी उनकी लीगल टीम होती है, उनके द्वारा, उनके थ्रू आपको एक सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत आपको एक लीगल नोटिस आपको सर्व की जाती है बैंक और एनबीएफसी के द्वारा दोस्तों, जो कि होता है भाई ईसीएस बाउंस सेक्शन 25 का लीगल नोटिस। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो ये जो लीगल नोटिस आती है, इसके अंदर बैंक और एनबीएफसी के जो भी एडवोकेट्स या फिर जो भी उनकी लीगल टीम्स होती है, उनके थ्रू उनके एडवोकेट्स के लेटर हेड पे आपको एक लीगल नोटिस आपको भेजी जाती है, और उसके अंदर जो भी बकाया जो राशि है, जो भी आपकी ईसीएस की जो भी अमाउंट है, वो उसका पेमेंट करने के लिए आपको वो क्या करते हैं, डिमांड करते हैं कि भैया 15 डेज के अंदर, विद इन 15 डेज आप जो भी बकाया जो राशि इसका भुगतान, इसका आप रीपेमेंट करवा दीजिए। यदि आप नहीं करेंगे तो फिर आपको आगे चलकर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का आपको सामना करना पड़ेगा, जो भी कानूनी जो प्रोसीजर्स है उनको आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, एक चीज आपको समझना है कि ईसीएस बाउंस केस जो सिस्टम है, ये इसका जो प्रावधान, जो इसका लॉ, जो कानून है, ठीक है, इसके जो भी नियम कानून है वो किस एक्ट में और कहां पर लिखे गए हैं दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, ये कानून है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। इस कानून के अंदर सेक्शन 25 क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 1 एंड 2 25(1)(2) इसके अंदर ईसीएस बाउंस से संबंधित जो भी नियम कानून, जो भी लॉज या फिर जो भी प्रावधान या फिर जो भी प्रोविजंस हैं, कि यदि आपने ईसीएस को यदि आपने बाउंस करवा दिया तो उसका मतलब क्या होता है, उसमें कितनी सजा होती है, क्या पेनाल्टीज होती हैं, वो सारी चीजें, वो जो भी उससे संबंधित जो भी नियम कानून लॉज है, वो सेक्शन 25 के अंदर क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 के अंदर मेंशन किए गए हैं दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, जब आपको बैंक और एनबीएफसी के द्वारा सेक्शन 25 का जब आपको लीगल नोटिस आता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप बहुत डर जाते हैं दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, आपको डरना नहीं है, आपको कानून को समझना है, आपको लॉ को समझना है दोस्तों। अब कानून और लॉ क्या कहता है, जरा आपको ये समझना है दोस्तों। जब ईसीएस जब बाउंस हो जाता है, ठीक है, तो इसमें होता है क्या, 1 2 3 ईएमआई बाउंस होने के बाद ही क्या होता है, बैंक और एनबीएफसी वो अथॉराइज्ड होती है कि वो आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में क्या करे, वो लीगल एक्शन ले, आपको लीगल नोटिस आपको सर्व करे दोस्तों। लेकिन होता क्या है, ये अगर अमाउंट छोटी मोटी है, सपोज फॉर एग्जांपल 1 लाख 2 लाख है, या फिर 50,000 या फिर 2 लाख से कम अमाउंट है, या फिर छोटा मोटा कोई भी अमाउंट है, तो मोस्टली इस केसेस में क्या होता है, बैंक और एनबीएफसी वो लीगल एक्शंस तो लेती नहीं है, भले से आपको वो नोटिस सर्व कर दे, ठीक है, आपको डराने के लिए, ठीक है, जिससे कि आप रीपेमेंट कर दे। और वैसे भी आपको रीपेमेंट करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी, आपकी ऑब्लिगेशंस है कि आपने यदि बैंक या फिर एनबीएफसी से यदि आपने लोन लिए हैं तो उसका रीपेमेंट करवाना, ये आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पास पैसे हैं तो आपको पैसे देने ही है दोस्तों। लेकिन मेरा ये जो वीडियो, ये सिर्फ उनके लिए जो मजबूर हैं, जिनके पास पैसे नहीं, जिनकी कोई ना कोई एक अपनी खुद की कोई विषम परिस्थिति या फिर कोई जेन्युइन रीजन है, ठीक है, मेडिकल इश्यूज या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस घर में हो सकती है, काम धंधा छूट गया हो, जो रीपेमेंट नहीं करवा रहे हैं, उनके लिए ये मेरी वीडियोस है दोस्तों, कि यदि आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में यदि आपको सेक्शन 25 का नोटिस आता है तो आपको डरने की और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। इसमें क्या होता है, यदि आपका लोन का अमाउंट छोटा मोटा है तो ये ध्यान देना, बैंक और एनबीएफसी आपको सिर्फ नोटिस इसलिए सर्व करती है जिससे कि आप उनका रीपेमेंट करवा दो। यदि लोन का अमाउंट ज्यादा है तो ऐसे में क्या होता है, बैंक और एनबीएफसी क्या करती है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपके अगेंस्ट में क्या करती है, कंप्लेंट फाइल करती है, सेक्शन 25 ईसीएस बाउंस का केस फाइल करती है दोस्तों। यदि अमाउंट ज्यादा है, बड़ा अमाउंट है दोस्तों, यदि छोटा मोटा अमाउंट है तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि भैया इनको लीगल नोटिसेस भेजकर या फिर थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स के थ्रू कॉल करवा कर, होम विजिट करके थोड़ा बहुत आपका फॉलोअप लेके आपसे पैसे निकाल लिए जाए। यदि वो छोटे मोटे अमाउंट के लिए यदि वो कोर्ट में चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जितने का अमाउंट है उससे ज्यादा उनको क्या करना पड़ेगा, उनको लीगल जो फीस होती है एडवोकेट्स की उतना उनको पे करना पड़ जाएगा। तो वो भी कानूनी पचड़े में फंसना नहीं चाहते हैं। उनको भी पता और हमको सबको पता है कि यदि कोई मैटर कोर्ट में जाता है तो वो काफी लंबे समय तक चलता है, ठीक है। वहां पे भी क्या होता है, फॉलोअप लेना पड़ता है तारीख पे तारीख, ठीक है। और वहां पे उसका जो सुलह होता है, लाइक जो फाइनलाइजेशन जो होता है केस का, वो काफी लंबे समय के बाद होता है, 4 साल 5 साल, ठीक है, 7 साल 8 साल। भले से ये ईसीएस का मैटर ये समरी सूट्स में जाएगा। समरी सूट्स क्या कहता है भाई, कम समय में क्या होगा, आपका मैटर शॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। बट फिर भी क्या होता है कि कोर्ट में केसेस की इतनी ज्यादा पेंडेंसी है कि भाई कोई भी मैटर यदि गया तो कम से कम 5 साल तो लगता ही है दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बैंक और एनबीएफसी भी समझती है कि भाई छोटे मोटे मैटर के लिए यदि हम कोर्ट में जाएंगे तो उसमें हमारा ही नुकसान है।
ठीक है। तो होता है क्या, मोस्टली यहां पे आपको सेटलमेंट का ऑप्शन भी आपको दिया जा सकता है दोस्तों। तो इसमें आपको तनिक भी आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाकी आपके जो भी राइट्स हैं, राइट्स आपके जो भी आपके अधिकार है, उसका आप नॉलेज अपने पास रखिए। यदि आपको कोई भी रिकवरी एजेंट्स परेशान करता है, आपको कोई भी कॉल करके धमकी देता है, तो आपके जो भी राइट्स हैं उस राइट्स को आप जान के रखिए और उसके अकॉर्डिंगली उनसे आप बात करिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यदि आपका अमाउंट ज्यादा है, बड़ा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं यदि ये मैटर कोर्ट में रिफर कर दिया जाता है, तो आगे चलकर यदि यदि केस आप हार जाते हैं, आपके अगेंस्ट में यदि ऑर्डर आ जाता है दोस्तों, तो इसमें ईसीएस बाउंस के केस में पनिशमेंट क्या है, पेनाल्टी क्या है, फाइन क्या है, इंप्रिजनमेंट कितनी हो सकती है, जेल कितनी हो सकती है दोस्तों, ये भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है नॉलेज के पर्पज से, और कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, जो भी पनिशमेंट है दोस्तों, मैक्सिमम 2 इयर्स का जेल, दैट मींस कि मैक्सिमम 2 इयर्स का इंप्रिजनमेंट, और साथ ही साथ जो भी ईसीएस बाउंस हुई है उतने अमाउंट का डबल, उतने अमाउंट का डबल, दैट मींस कि जितने अमाउंट के लिए केस कोर्ट में गया है, जितने अमाउंट के लिए मैटर कोर्ट में गया, उतने अमाउंट का डबल, उतने अमाउंट का डबल अमाउंट आपको देना पड़ेगा एज अ पेनाल्टी या फिर एज अ फाइन दोस्तों, या फिर दोनों साथ में डियर फ्रेंड्स। लेकिन होता है क्या, मोस्टली जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं वो भी समझते हैं कि ये जो मैटर है, ये मैटर में इतना ज्यादा इंप्रिजनमेंट देना सही नहीं होगा। लॉज में, प्रोविजन में, प्रावधान में लिखा गया है, ठीक है, वो मैक्सिमम 2 साल तक सजा दे सकते हैं, उनका वो विवेकाधिकार, उनका डिस्क्रिशनरी पावर है दोस्तों। लेकिन होता नहीं है, इसमें 1 या 2 महीने की जेल या फिर जो भी पेनाल्टी फाइन होती है वो ट्वाइस हो सकती है। लेकिन क्या होता है, पेनाल्टी वो थोड़ा अपने विवेकाधिकार और जो आपके एडवोकेट्स होंगे, उनके आर्गुमेंट्स, उनके बहस और उनके रिक्वेस्ट के आधार पर भी अमाउंट, जो पेनाल्टी, जो फाइन होगी, वो कम भी हो सकती है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, ये चीज जो होगी, ये चीज कैसा है, लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, केस चलते चलते बीच में भी हो सकता है आपको बैंक और एनबीएफसी की तरफ से आपको सेटलमेंट का आपको ऑप्शन, आपको ऑफर या फिर प्रस्ताव आपके पास आ सकता है दोस्तों। और यदि बीच में आपके पास पैसे का अरेंजमेंट जुगाड़ हो जाए, तो आपको भी बैंक और एनबीएफसी के साथ में आपको बातचीत करके आपका जो भी बकाया राशि है उसका भुगतान करके आपको सेटलमेंट या फिर आपका जो भी लोन अकाउंट है उसको आपको क्लोज करवा लेना चाहिए दोस्तों। क्योंकि आपको इस लीगल प्रोसीडिंग के दौरान, जो कानूनी जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, इसके दौरान आपको काफी समय मिल जाता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि कोई भी मैटर कोर्ट में चला गया तो तुरंत इमीडिएटली उसके ऊपर ऑर्डर आ जाएगा और आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपको पेनाल्टी इंपोज कर दी जाएगी दोस्तों। इसके लिए कम से कम 5 से 6 साल तक का समय जाता है दोस्तों। तो काफी लंबा समय, काफी लंबा गैप आपको इस दौरान मिल जाता है। तो इसके बीच में आप फंड और पैसे का जुगाड़ करके आप बैंक और एनबीएफसी का आप रीपेमेंट करवा सकते हैं दोस्तों। बाकी यदि आपको कोई भी लीगल नोटिसेस आती है या फिर कोई भी कोर्ट की तरफ से कोई भी नोटिसेस आती है, तो इसमें आपको तनिक भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं दोस्तों। बस जो भी नोटिसेस आएंगे बकायदा उसका आपको सही समय पे आपको इसका रिप्लाई देते रहना है दोस्तों। यदि आपका मैटर कोर्ट में रिफर कर दिया गया, बैंक की तरफ से यदि आपको कोई भी प्री कॉग्निजेंस नोटिस आती, या फिर आपको समन्स आता, या फिर आपका बीडब्ल्यू बेलेबल वारंट इशू कर दिया जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको आपके जो भी एडवोकेट्स, लॉयर, अधिवक्ता या फिर काउंसिल होंगे, उनसे आपको संपर्क करना चाहिए और इसमें सही से सही क्या राय होगी, क्या गाइडेंस होगा, क्या एडवाइस होगी, वो चीज आपको लेके उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना चाहिए दोस्तों। बाकी इसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। और इस बात को नोट कर लेना दोस्तों कि मैटर कोर्ट में जाएगा, लेकिन ये ध्यान देना बहुत ही कम इसके चांसेस है, बहुत ही कम। यदि अमाउंट बहुत ज्यादा है तो फिर जा सकता है, नहीं तो बिल्कुल भी मैटर कोर्ट में रिफर नहीं किया जाएगा, उसको लास्ट टू लास्ट सेटल्ड ही किया जाएगा दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, ईसीएस बाउंस के केस में तनिक भी आपको घबराने की, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। एक चीज ध्यान देना, कोई मतलब ऐसे कई लोगों का क्वेश्चन और प्रश्न होता है कि सर ईसीएस बाउंस में जो बैंक और एनबीएफसी है वो कितने अमाउंट के लिए केस कर सकती है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, देखिए आपकी 1 ईएमआई बाउंस हुई, 2 ईएमआई बाउंस हुई, 3 ईएमआई बाउंस हुई, ठीक है, जितनी भी आपकी ईएमआई बाउंस हुई उतने ईएमआई, उतने अमाउंट के लिए भी बैंक या फिर एनबीएफसी कोर्ट में केस फाइल कर सकती है। या फिर आपका ज्यादा ईएमआई बाउंस हुआ, लगातार कंटिन्यूअसली आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है मे बी वो पूरे टोटल अमाउंट, पूरे कुल राशि के लिए भी वो कोर्ट में मुकदमा या फिर केस फाइल कर सकते हैं दोस्तों। इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो वो डिपेंड करता है भाई बैंक और एनबीएफसी के ऊपर। यदि आपने लंबे समय तक डिफॉल्ट किया तो वो टोटल अमाउंट के लिए भी वो कोर्ट में मुकदमा या फिर केस फाइल कर सकते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, कई लोगों का ये भी प्रश्न और क्वेश्चन होता है कि सर जो बैंक और जो एनबीएफसी है वो हमारे ऊपर सेक्शन 138 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 138 का भी हमको लीगल नोटिसेस भेज देती है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, आपको एक चीज समझना है कि चेक बाउंस का जो केस होता है सेक्शन 138 का, और जो ईसीएस बाउंस का जो केस होता है सेक्शन 25 का, लगभग दोनों का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, वो लगभग सेम है। और दोनों के अंदर जो सजा का जो प्रावधान है या फिर जो भी पेनल्टी या फिर जो भी फाइन है, वो लगभग मतलब कि टोटली सेम है दोस्तों, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों। बस फर्क ये है कि चेक बाउंसिंग में कैसा रहता है कि बैंक के पास आपने ईएमआई को कटने के लिए, ईएमआई को जमा करने के लिए आपने बैंक के पास आपने चेक दिया था, ठीक है, लेकिन अब आधुनिक जमाना चल रहा है, मॉडर्न जमाना चल रहा है, डिजिटल का जमाना चल रहा है, तो ऐसे में क्या होता है बैंक और एनबीएफसी
डायरेक्टली सीधे ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से जो भी ईएमआई रहती है उसको वो डायरेक्टली सीधे ऑटो डेबिट के थ्रू वो कट कर लेती है, डिडक्ट कर लेती है दोस्तों। तो मोस्टली क्या होता है, चेक बाउंसिंग का जो केस बनता है सेक्शन 138 का और ये ईसीएस बाउंस का जो केस है सेक्शन 25 का, दोनों का प्रोसीजर मोस्टली लगभग 99% सेम ही दोस्तों, कोई डिफरेंस नहीं है डियर फ्रेंड्स। तो यदि आपको चेक बाउंसिंग का भी लीगल नोटिस आता है या फिर ईसीएस बाउंस केस का लीगल नोटिस आता है तो आपको तनिक भी घबराने और डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आपको ठंडे दिमाग से आपको पूरा सिस्टम, पूरा प्रोसीजर समझना है कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है, इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या है, इसके आगे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। ये सारी चीजों को समझिए, देखिए, अंडरस्टैंड करिए, उसके बाद ही आगे क्या करना है वो सोचिए दोस्तों। बाकी किसी भी चीज में डरना या फिर चिंता लेना या फिर टेंशन लेना या फिर अपने आप को बहुत परेशान महसूस करना, ये इसका सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। हर एक चीज का हल है, हर एक चीज का सॉल्यूशन है। कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी प्रश्न मन में घूम रहे हैं तो आपको पता है गूगल है, यूट्यूब है, बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं, डिजिटल जमाना चल रहा है, चैट जीपीटी है, आप कहीं पर भी आपके मन में जो भी क्वेश्चंस चल रहे हैं आप वहां पे पूछ सकते हैं। लेकिन आपको एक बार उसको, आपके जो भी कानूनी सलाहकार, आपके जो भी लॉयर्स या फिर जो भी एडवोकेट्स हैं, एक बार उनसे आपको क्रॉस वेरीफाई करके आपको जरूर आपको एडवाइस और कंसल्ट करना चाहिए। पूरी तरीके से आप यूट्यूब और गूगल पे डिपेंड नहीं हो सकती दोस्तों। तो जो भी चीजें आप वहां से समझ रहे, पढ़ रहे, देख रहे, उसके बेसिस पे यदि आप आगे एक्शन लेते हैं या फिर आगे जो भी आपका प्रोसेस है वो करते हैं तो ये पूरी तरीके से उस पर डिपेंड होकर करना ये गलत होगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आपको एक एडवोकेट, लॉयर से भी आपको सलाह और आपको लीगल एडवाइस और आपको गाइडेंस लेना चाहिए दोस्तों। इस बात को आपको नोट कर लेना चाहिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यदि आपके ऊपर सपोज ईसीएस बाउंस का जो मामला है, जो मैटर यदि कोर्ट में रिफर कर दिया जाता है, यदि आपको समन्स आता है, वारंट आता है या फिर कोर्ट की तरफ से कोई भी नोटिस आती है तो आपको बिल्कुल भी घबराने डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी समन्स आया है उस समन्स पे जो भी कोर्ट है, जिस कोर्ट में आपका मैटर रिफर किया गया उस कोर्ट का नाम दिया रहेगा, जो भी मजिस्ट्रेट साहब रहेंगे उनका नाम रहेगा, उनकी सिग्नेचर्स रहेगी, किस डेट पे किस तारीख पे आपको हाजिर होना है, कितने बजे हाजिर होना है। तो उस पूरे शेड्यूल को आपको फॉलो करना है दोस्तों। और यदि आपके खिलाफ में वारंट इश्यू हो गया है तो आपको पहले ये समझना है कि बीडब्ल्यू है कि एनबीडब्ल्यू है, अवेलेबल वारंट है कि नॉन अवेलेबल वारंट है। दोस्तों यदि अवेलेबल वारंट है तो आप जाइए, आपको तुरंत हाथों हाथ आपको सेम डे बिल मिल जाएगा। समन्स आया तो समन्स पे भी जाके आप सेम डे आपको हाथों हाथ तुरंत आपको बेल मिल जाएगा दोस्तों। यदि आपको एनबीडब्ल्यू, नॉन अवेलेबल वारंट अगर इशू हो गया तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पुलिस होती है उसको आपको अरेस्ट करने का जो पावर है वो मिल जाता है दोस्तों। तो आपको एनबीडब्ल्यू से बचना है। एनबीडब्ल्यू इशू होने से पहले आपको जाकर उस रेस्पेक्टिव पर्टिकुलर जो भी कोर्ट होगी वहां से आपको आपका बेल करवा लेना है दोस्तों। बाकी आपको तनिक भी डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने आपको यही कह दिया कि भैया मोस्ट ऑफ द केसेस में सेटलमेंट ही होता है, ठीक है, और कोर्ट केसेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। लास्ट टू लास्ट यदि बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है तो मैटर कोर्ट में रिफर किया जाता है। यदि रिफर हो भी गया तो इसमें कोई भी आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको सेम डे हाथों हाथ आपको बेल मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ा आपने क्राइम नहीं कर दिया है दोस्तों। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं दोस्तों कि ईसीएस बाउंस होना या फिर चेक बाउंस होना ये कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस नहीं, बहुत बड़ा कोई आपराधिक मामला नहीं है दोस्तों कि आपको तुरंत इमीडिएटली आपको जेल भेज दिया जाएगा दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, कानून के जानकार बनिए। यदि आप कानून के जानकार नहीं बनते हैं, आपके अंदर नॉलेज की कमी होती, नॉलेज का अभाव होता है, तो वहीं पर डर पैदा होने लग जाता है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, कानून के जानकार बनिए और पढ़े लिखे, अच्छे, समझदार या फिर किसी कानूनी जानकार के संपर्क में हमेशा रहिए दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन की जो बटन है उसको ऑन कर दीजिए दोस्तों। इससे होगा क्या, आपको यदि मैं कोई भी नई वीडियो लोन से संबंधित बनाता हूं तो उसका मैसेज, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, साथ ही साथ मेरी वीडियोस यदि आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए दोस्तों, जिससे कि मुझे अंदर से एक मोटिवेशन मिले, एक प्रोत्साहन मिले, एक अंदर से बढ़िया एक अच्छा कॉन्फिडेंस पैदा हो, कॉन्फिडेंस क्रिएट हो दोस्तों। और साथ ही साथ आगे चलकर मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट वाला मैं वीडियो बना सकूं, जिससे कि आपके मन में जो भय है वो भय पूरी तरीके से खत्म हो जाए। यदि आपका कोई जेन्युइन रीजन था जिसकी वजह से आपने लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट कर दिया था दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।